थोड़ा किनारे रखें। तो बाकी 4 अवस्थाओं के रूप में जो प्रकृति है उसके बारे में हम ज्यादा, हमारा ध्यान पहले ही शिविर में चला जाता है। बहुत से लोगों से पूछिए जीवन विद्या शिविर में क्या पकड़ में आया, तो बोलते हैं 4 अवस्थाएं हैं, वो डमरू पकड़ में आता है उनको। डमरू बनाते हैं ना डमरू, और डमरू पकड़ में आता है क्योंकि शिविर में वही डमरू बजता है। तो ऊपर वाला डमरू ज्यादा पकड़ में आता है, डमरू का ऊपर वाला हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा जो है समाज, परिवार, समाज और मानवकृत व्यवस्थाएं, वो जल्दी पकड़ में नहीं आता क्योंकि वो बिना जीवन और मूल्य समझे पकड़ में नहीं आता। तो इसलिए जीवन क्रिया को हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं। कल भी पूरा दिन लगाए, आज भी लग रहा पूरा दिन लगेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से बढ़ेंगे। क्योंकि जितना जितना हम जीवन के बारे में स्पष्ट होते हैं ना, उतना उतना स्पष्टता से मैं जीवन हूं स्पष्ट होता है। मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, 10 क्रिया संपन्न हूं, 4.5 क्रिया मेरे में चलती है। मेरे अंदर बहुत सारे चित्रण हैं, बहुत सारे चित्रण में से कुछ चित्रण को मैं निकालता हूं, उसके आधार पर मैं कुछ विचार करता हूं, यानी योजना बनाता हूं, फिर उसको आस्वादन करता हूं, फिर उसको कार्य व्यवहार में लाता हूं सुख की आशा में। मेरा सारा जो सोचना है वो सुख की आशा में है। मैं निरंतर सुख चाहता हूं, निरंतर सुख चाहता हूं, निरंतर सुख चाहता हूं और निरंतर सुख चाहता हूं। उसके लिए मैं अपने चित्रण को बार बार बदलता हूं, बार बार चित्रण में से कुछ चीजें ले आता हूं, बार बार नए चित्रण को मैं ट्राई करता हूं, उस पर विचार करता हूं। विचार करने का मतलब तुलन और विश्लेषण करता हूं, तुलन और विश्लेषण करके फिर आस्वादन करता हूं, आस्वादन करके मैं व्यवहार में ले आता हूं, सुख की आशा में चयन करता हूं। फिर मैं सुखी हो नहीं पाता या होता हूं तो थोड़ी देर होता हूं। अब मुझे कारण पकड़ में आया कि इसका कारण है कि मेरा विचार ही अधूरा रह जाता है। एक तो चित्रण का जो कंटेंट है वो कहीं अधूरे जगह से आया हुआ है, मान्यताओं के कारण आया हुआ है। हमने मान लिया है, जाना नहीं है, मान लिया है, जाना नहीं है, मान लिया है, जाना नहीं है, वहां से हमारा सारा चित्रण है। उसी चित्रण के आधार पर मैं विचार करता हूं, यानी तुलन करता हूं, विश्लेषण करता हूं, तुलन भी अधूरा करता हूं, यानी विचार मेरे अधूरे हैं। अधूरे विचार के साथ मैं चयन कर लेता हूं, मुझे सुख की आशा में चयन कर लेता हूं, तो सुख की आशा में चयन करता हूं, विचार अधूरे हैं इसलिए सुख भी अधूरा ही रह जाता है। अधूरा हमको चाहिए नहीं, हमको तो पूरा सुख चाहिए, हमको तो निरंतर सुख चाहिए, हमको तो हर पल हर क्षण सुख चाहिए। ऐसा मैं बार बार ट्राई करता हूं, बार बार ट्राई करता हूं, बार बार ट्राई करता हूं, लेकिन मेरे पास क्योंकि मटेरियल ही उतना है, मेरे चित्रण का ही मटेरियल है, या मेरे आस्वादन जो इंद्रियों से आस्वादन हुआ है वो मटेरियल है। तो मैं आस्वादन से भी ड्राइव होता हूं और चित्रण से भी ड्राइव होता हूं। तो मैं या तो आस्वादन को बदलता हूं, यानी इंद्रियों से कुछ मैंने कुछ स्वाद लिया है, उन स्वाद को मैं शरीर के माध्यम से, शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से, शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से मेरे में आस्वादन चलते हैं और सुख की आशा में मेरा चयन हो जाता है और शरीर के माध्यम से उसको कार्य व्यवहार में लेकर के आता हूं। तो या तो मैं आस्वादन से ड्राइव हूं या तो मैं चित्रण से ड्राइव हूं, ये 2 जगहों से मैं ड्राइव हूं। तो कभी आस्वादन से ड्राइव हूं तो इधर से धक्का लगता है, तो ब्लॉक चूंकि मेरा कटा पीटा ब्लॉक है, इधर से धक्का लगता है तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, कभी चित्रण का धक्का लगता है ऐसे टेढ़ा हो जाता है, वैसे धक्का खाते हुए चलते हैं। इसका मतलब ब्लॉक जो कटा हुआ है इसी को जोड़ना पड़ेगा, कुछ पूरा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कपलिंग करनी पड़ेगी, कुछ कपलिंग करना पड़ेगा। कपलिंग होगा तभी मामला फिट होगा। वो कपलिंग का मटेरियल क्या है वो हमको पहचान में आ जाए, वो पहचान में आ जाए तो हम ऊपरी मंजिल पे कुछ काम करें। ये निचली मंजिल है, इसके ऊपर ऊपरी मंजिल है। अभी हमारे ऊपरी मंजिल में अधूरापन है, ऊपरी मंजिल में कुछ अधूरापन है, खाली है बोलेंगे तो कोई नाराज भी हो सकता है। तो हमने सारा काम निचली मंजिल पे किया और निचली मंजिल से किया है, तो हमें लगता है शरीर से सुखी हो जाएंगे, शरीर से सुखी हो जाएंगे, शरीर से सुखी हो जाएंगे। मुझे लगता है इसका मतलब मैं सारी चीजों को टाइम फ्रेम में देखता हूँ। मुझे लगता है अब हो जाऊंगा, कल हो जाऊंगा, परसों हो जाऊंगा, और ज्यादा हो जाऊंगा, और ज्यादा हो जाऊंगा, और हो जाऊंगा,
और मैं होता नहीं हूं, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम में देखता हूं, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम में इसलिए देखता हूं क्योंकि मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, स्वयं को शरीर मानता हूं, और शरीर की सारी क्रिया सामयिक है, शरीर स्वयं भी सामयिक है, कुछ दिनों के लिए ही है। जब जितना जितना मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, उतना उतना मैं इसकी सुविधा के लिए ही लगता हूं, उतना उतना मैं सुविधा जुटाने का, सुविधा से सुखी पाने का प्रयास करता हूं। लेकिन चूंकि शरीर को कोई भी चीज निरंतर नहीं चाहिए, इसलिए कोई भी सुविधा शरीर को निरंतर नहीं चाहिए। और अगर मैं मानता हूं कि सुविधा से सुखी हो जाऊंगा, तो शरीर के मिलने वाली सुविधाओं से नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को कोई भी चीज निरंतर नहीं चाहिए, इसलिए उससे मेरा कोई निरंतर सुख नहीं होगा। तो निरंतर सुख का मटेरियल ढूंढना पड़ेगा, यानी ऊपरी मंजिल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। नमस्कार, समाचार समाप्त हुए। भैया, हाँ जी, आप 4.5 क्रिया में आस्वादन और चित्रण से निर्णय आते हैं। हाँ, लेकिन वो बात तो दोनों एक ही जैसी है ना। आस्वादन से भी चित्रण ही बनता रहता है। हाँ, आस्वादन से चित्रण ही बनता। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ध्यान दिलाने के लिए कि चित्रण का मतलब ये लगता है कि मेरे चित्रण में पहले से कुछ है। तो चित्रण में 2 क्रियाएं होती है, चित्र ग्रहण और चित्र रचना। तो बहुत सारे ग्रहण किए हुए हैं और नए नए बनते भी रहते हैं। ये 2 क्रियाएं चित्रण में होती रहती है, चित्र ग्रहण और चित्र रचना, ये दोनों क्रिया होती रहती है। तो जो रचना होती रहती है वो आस्वादन के माध्यम से पहुंचता रहता है। जैसे मैं कोई गाड़ी देखा, कोई मैं रोड पे जा रहा था और मैंने कोई अच्छी सी बाइक देखी, अब मेरा क्या हो गया, उसका रूप का स्वाद आया, तो आस्वादन ही हुआ ना, उसके रूप का स्वाद आया और मैंने बोला यार क्या बाइक थी, एक बाइक तो मेरे पास ये भी होनी चाहिए। अब ये आस्वादन हुआ, अब उसमें मेरा तुलन हुआ कि नहीं नहीं ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं थोड़ा उसका ढांचा देखा तो बोले नहीं इसका सस्पेंशन भी अच्छा लग रहा है, ये राइडिंग में भी ठीक रहेगी, यानी मेरे शरीर के लिए भी अच्छा रहेगी। फिर बोले कि कितने की आती है, पूछ भी लिया तो बताया इतने की आती है। अच्छा अच्छा, मेरा तो बजट इतने का है, यानी ये सब करके फिर मेरे चित्र में वो चला गया कि लेना है तो ये बाइक हमको लेना है। अब मेरे चित्र रचना हो चुकी। तो होता आस्वादन से ही है। तो कुछ हमारे चित्रण में है और कुछ नया नया आस्वादन पूर्वक बनता रहता है। जैसे मैं कोई आपके यहाँ आया और अब आप कुछ हमको खिला दिए, तो जीभ पे स्वाद पड़ा, बोले बहुत अच्छा है, क्या चीज है, तो आप कुछ गुजराती नाम बता दी, हमने कहा कैसे बनता है ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मीठा भी ज्यादा नहीं, कैसे हम तो शुगर वाले भी खा सकते हैं, नमक भी ज्यादा नहीं, वैसे भी गुजरात में मीठा ज्यादा खाया जाता है तो नमक भी ज्यादा नहीं था। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, क्या चीज है, तो यानी मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। किस चीज से बनता है, बोले ये तो सिंपल गेहूं के आटा से बनता है, थोड़ी मसाले। अच्छा, इसका मतलब बहुत महंगा नहीं बनाने में। तो मतलब प्रीहित लाभ के आधार पे मेरे में उसका तुलन चलने लगा, स्वाद आते ही फिर मेरे चित्रण में गया, अच्छा मैं भी घर चल के ये बनवाऊंगा। और मैं पूछता कोई इसका यूट्यूब लिंक है क्या तो मैं भी तो अभी चित्रण में मेरे चला गया। कोई गाना सुना सड़क पे जाते हुए, क्या मस्त गाना था यार, बहुत अच्छा गाना था, एकदम दिल को झकझोर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल में सर्च करता हूँ उस गाने को। जैसे मैं अभी ये चल रहा था प्रीत लाभ में, प्रीत लाभ की चर्चा चल रही थी, हापुड़ शिविर में 130 लोग उसमें बैठे थे। तो उसमें जो है कुछ इमोशनल किसी ने शेयरिंग कर दी, तो अब भाव तो सबके उमड़ते हैं। एक आदमी अगर कोई भावात्मक शेयरिंग करता है और रो देता है तो भाव तो सब में उमड़ते हैं, लेकिन तो लोग दिखाने के लिए कुछ हंसते भी हैं, दांत दिखाते हैं। तो मेरे मुंह से वही निकल गया कल जो गाना गाया था, जो इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको। अगली लाइन उसकी बहुत अच्छी है, होठों पे हंसी और आंखों में नमी। आंख देखिए, लोगों पे याद है, आंखों में नमी, हंसी लबों पे, आंखों में नमी, हंसी लबों पे, क्या हाल है क्या बता रहे हैं अभी हम यही कर रहे हैं ना, हाल कुछ और है, बता कुछ। परिवारों में भी यही हो गया, पारदर्शिता का अभाव हो गया, हाल कुछ और है, बता कुछ और रहे। तो क्या हाल है क्या बता रहे। हाँ जी।
मैं निरंतर सुख चाहता हूँ, तो ऐसी डिजाइन क्यों है सबको ऐसा ऐसा? अब ये डिजाइन ही है कि हम निरंतर सुख चाहता हूँ। सब जो जितने भी जीवन है, सब जीवन निरंतर सुख चाहते हैं, तो ऐसी डिजाइन क्यों है ऐसा? हाँ, ऐसा डिजाइन ही है, मतलब जो है उसका अध्ययन करना है। ऐसा क्यों है उसका अध्ययन हम कर ही नहीं सकते। अस्तित्व क्यों है, अब इसका अध्ययन नहीं कर सकते। अस्तित्व है तो हम अस्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं। मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, ऐसा ही हूं, ऐसा ही सारे जीवन है, ऐसा मैं निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक पहचान पाया। अब इसका अध्ययन करना है कि निरंतर सुख कैसे होगा, क्यों ऐसा हूं। अब ये डिजाइन ही है जीवन की। खुद इसमें अंदर सुख नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा सुना है। हाँ, वो खुद अपने आप में सुख स्वरूप है। जब समझ जाता है तो सुख स्वरूप मतलब सुख अंदर ही है, लेकिन आएगा ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, नहीं तो काम ही क्या है फिर। आएगा वो ज्ञान पूर्वक, जैसे सम्मान है अंदर ही, उसका स्वाद नहीं आ रहा। आएगा ज्ञान पूर्वक, सम्मान भी सुख ही है ना। विश्वास अंदर ही है, प्रेम अंदर ही है। आएगा कैसे, अध्ययन पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, उसका मुझे स्वाद आने लग जाएगा। एक बात भैया क्लियर समझ में ऐसी आती है कि सुख कोई डायरेक्ट कोई मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो जो मेन प्रोडक्ट सुख को हम ढूंढ रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे सम्मान में सुख है, विश्वास में सुख है, जो आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, वो आने से सुख का अनुभूति होता है। बिल्कुल, वो बाय प्रोडक्ट है। ये उल्टा है थोड़ा, सुख ही प्रोडक्ट है, ये बीच वाले सब स्टेशन है। सुख ही प्रोडक्ट है। ये अभ्यास है। क्या है, संबंध में जैसे हम सुखी होना चाहते हैं, अब संबंध में विश्वास से सुखी होते हैं, सम्मान से सुखी, ये अभ्यास है। इसके लिए संबंध है, नहीं तो संबंध की जरूरत ही नहीं थी। तो संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह का अभ्यास, ममता, वात्सल्य, स्नेह, श्रद्धा, कृतज्ञता का अभ्यास, इसको करते हुए हम निरंतर सुख को पा जाएंगे। एक बार निरंतर सुख हो गया, जिसको अनुभव संपन्नता बोलते, हो गया, फिर अब हम उसको प्रमाणित करने के लिए अभ्यास करते हैं। मैं विश्वास पूर्वक जी पा रहा हूं कि नहीं, मैं सम्मान पूर्वक जी पा रहा हूं, नहीं, प्रमाणित करने के लिए अभ्यास करते हैं। प्रमाणित भी कर लिया तो अब मुझे शरीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, या संबंध में जीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संबंध में मतलब मूल्यों के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। संबंध तो है ही है, लेकिन अब मैं मूल्य को पूर्वक जीऊंगा, प्रमाणित करना है। जब प्रमाणित भी हो गया तो जीवन तो जो सुख अंदर था वो अब मुझे महसूस भी होने लगा। तो अब मुझे, परसों इसकी चर्चा हुई थी, अब मुझे शरीर की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसी स्थिति को चाहते हैं, शायद उसी स्थिति को मोक्ष बोला गया। एक्चुअली 3 चीजों का ही बंधन बोला है। 4.5 क्रिया में मैं अपनी इच्छा को सर्वश्रेष्ठ मान लेता हूं, यही इच्छा बंधन है। मैं अपनी इच्छा को सर्वश्रेष्ठ मान लेता हूं कि मेरे अंदर जो चित्रण बना हुआ है वही बड़ा चीज है, यानी मेरे अंदर जो मान्यताएं आ गई हैं वही बड़ी चीज है, उससे इतर कुछ है ही नहीं। मेरा भरोसा नहीं है, मैं ही उससे हिलता डुलता रहता हूं, लेकिन मैंने मान लिया है अपने चित्रण को बड़ा, इसको बोलते हैं इच्छा बंधन। मैं अपनी योजनाओं को बड़ा मान लिया हूं, इसी को विचार बंधन बोलते हैं। यानी है तो प्रियहित लाभ के आधार पर ही सारी योजना, विचार मतलब योजना। तो मैं अपनी योजनाओं को बड़ा मान लिया, इतना बड़ा मान लिया कि दूसरा मुझे स्वीकार ही नहीं है कुछ, इसको बोलते हैं विचार बंधन। किसी पद के आधार पे, रूप के आधार पे, पूजा पद्धति के आधार पे, देश भाषा संस्कृति के आधार पे हमने अपने किसी विश्लेषण को, विचार को बड़ा मान लिया और हमको लगता है उसके इतर कुछ भी सही नहीं है, जांचने का भी प्रयास नहीं है, इसको बोलते हैं विचार बंधन। फिर मैं अपने निर्णयों को, अपने कार्य व्यवहार को ही श्रेष्ठ मान लिया। मैं जो करता हूं शरीर से वो सब श्रेष्ठ है, अच्छा है, मैं ही अच्छा करता हूं दुनिया में, मैं जो करता हूं अच्छा ही है, इसको बोलते हैं आशा बंधन। तो जो गठन पूर्णता कहा गया, तो गठन पूर्णता जो बोलते हैं, तो गठनशीलता में अणुबंधन
अणु बंधन और भार बंधन होता है। जो गठनशील है, मतलब प्रकृति के चीजें हैं, जो गठनशील परमाणु, जिसको हम परमाणु एटम बोलते हैं, तो एटम के अंदर अणु बंधन और भार बंधन है। मतलब वो एटम फॉर्म में नहीं मिलते, वो अणु के रूप में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलते हैं, वो बनाते रहते हैं। तो अणु बंधन उनमें होता है और भार बंधन होता है, यानी उनके अंदर भार भी होता है। हाँ, हर एटम का वेट है और एटम जो मॉलिक्यूल बनाता है वो भी वेट है। तो भार बंधन भी उसमें होता है। जब ये गठन पूर्ण हुआ तो ये दोनों चीजें उसकी खत्म हो गई, अणु बंधन और भार बंधन। क्योंकि वो गठन पूर्ण हो गया, अब उसमें अंदर से कुछ आना जाना नहीं है, इसलिए अणु बनाना ही नहीं है। अणु बना ही रहा था लेन देन के लिए, अब लेन देन है ही नहीं है, या सहयोग रूप में कोवैलेंट या इलेक्ट्रोवैलेंट जो भी बॉन्ड बनाता है, अब वो स्वतंत्र हो गया, मतलब आना जाना है ही नहीं है। तो बोले अब अणु बंधन इसमें है ही नहीं, और भार बंधन भी उसमें नहीं होता। भार होता ही नहीं है, क्योंकि गति इतनी तेज हो जाती है कि भार नहीं होता। तो जीवन में भार नहीं होता, इसीलिए विज्ञान जीवन को नहीं पकड़ पाएगा। तो जो चीजें होती हैं, दो चीजें होती, इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर। अभी आगे इसमें आएगा इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर। तो बहुत सी चीजों को हम इंद्रियों से पकड़ लेते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों को इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते, ज्ञान से पकड़ते हैं। जैसे विज्ञान की सारी खोजें, सारा जो भौतिक पदार्थों की रचना है, बनाया है सुविधाओं का, उसके पीछे बेस में एटम की स्टडी ही है। परमाणु को पहचान लिया और परमाणु के नियम को पहचान लिया, उसी से सारा टेक्नोलॉजी, सारा नियम को पकड़ के चीजें बनाता है। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक से पूछिए तो क्या किसी ने परमाणु को देखा है? तो गठनशील परमाणु को भी किसी ने नहीं देखा है, मशीन से भी नहीं देखा है। लेकिन उसके द्वारा जो नियम को पहचाना, उस नियम के आधार पर जो कुछ भी बनाया वो सही पाया जाता है। वैसे ही जिस दिन जीवन परमाणु को भी स्वीकार लेंगे, तो उसके द्वारा जो नियम है उसको पहचान लेंगे, तो उसके भी नियम हर जगह लागू होते हैं। इसीलिए बोल रहे जीवन ज्ञान परम ज्ञान है। अगर जीवन ज्ञान हो गया तो जीवन के नियम हमको पहचान में आ गए, तो वो भी देखेंगे तो मानव से मानव में सब एक जैसे होते हैं। तो जिस दिन ये सारा लोग, शिक्षा जगत इसको पहचान पाया कि नहीं जीवन ज्ञान भी जरूरी है, तो उसके भी नियम को लगा के देखेगा, सब जगह सही पाया जाता है। जैसे हम लोग जो इससे जुड़े हैं, लगता ही है नहीं, हर मानव जो है वो 4.5 क्रिया में जीता है, इसलिए गलतियां करता है, प्रिय हित लाभ को ध्यान में रखता है, इसलिए गलतियां करता है, रुचि मूलक आस्वादन करता है, इसलिए बीमार पड़ जाता है। तो ये हमको पहचान में आता है, तो नियम पहचान में आता है। तो अभी क्या है, तो जो गठनशील है वो भार बंधन और अणु बंधन से मुक्त होकर के, जब गठन पूर्ण होता है तो भार बंधन अणु बंधन से मुक्त होकर के इच्छा विचार आशा बंधन से युक्त हो जाता है। अब उसके अंदर इच्छा विचार आशा बंधन हो गया 4.5 क्रिया में। अब इससे भी मुक्त होगा तब जीवन अपने लक्ष्य को पा लेगा। इसके लिए जीवन शरीर को चलाता है, इसके लिए जीवन मानव शरीर को चलाता है, क्योंकि पशु शरीर को चलाते हुए इससे मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि पशुओं में इच्छा बंधन होता नहीं है। मतलब पशु शरीर को चलाने वाले में इच्छा बंधन बहुत कम है, थोड़ा बहुत चित्रण है, बहुत मिनिमम चित्रण है। विचार बंधन बहुत कम है, उनको विचार बहुत ज्यादा नहीं करते। आशा बंधन है उनके अंदर, आस्वादन चयन करते हैं, वो अपने आहार को खुद से पहचान लेते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी खुद से पहचान लेते हैं। जैसे आहार और स्वास्थ्य ये पशु चेतना में प्रमाणित हो चुकी है। कोई भी जानवर अपने द्वारा किए गए आहार विहार से बीमार नहीं पड़ता। हाँ, मानव के साथ जो जानवर है वो मानव के साथ जीता है, तो मानव अपना वाला कुछ खिलाता है अपने तरीके से, तो वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन जो जानवर जंगल में है वो अपने आहार को भी पहचानता है और अपने इलाज को भी पहचानता है। जैसे बहुत बार आप कुत्ते देखते होंगे घास खाते हैं, तो कुत्ता तो घास खाता नहीं है, तो किस लिए खाता है? वो घास खा करके जो पित्त जमा हो गया है, एसिड जमा हो गया, उसको निकाल देता है। तो ऐसे जंगल में भी जो जानवर रहते हैं अपने औषधि को भी पहचानते हैं। तो स्वास्थ्य को वो प्रमाणित जीव अवस्था में हो गया था। मानव ने चूंकि आहार निद्रा भय मैथुन को सुख का विषय समझ लिया, इसलिए जो प्रमाणित था वो भी यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ गया है।
अब वो नियंत्रित होगा न्याय धर्म सत्य पूर्वक। यानी इन बंधन से ही निकलना है, इसी बंधन से निकलने को मोक्ष बोला। विचार बंधन, आशा बंधन, इच्छा बंधन से मुक्त हो जाना, यही बंधन है, इससे निकलना ही मोक्ष है। तो मोक्ष मरने के बाद नहीं होगा, मोक्ष पूर्वक ही जीना होता है, नहीं तो जिंदगी अपने आप ही नरक है। अगर हम इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन में हैं, तो हमारी जिंदगी नरक है, दूसरे की भी नरक बनाते रहते हैं। इससे मुक्त हुए वही मोक्ष है, तो मोक्ष पूर्वक ही जीना होता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया। अनुभवात्मक आध्यात्मवाद पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल है इस पे, बंधन और मोक्ष क्या है, चैप्टर ही है उसमें, बंधन और मोक्ष। तो अभी हम देखें, हम अपना मूल्यांकन इन तीनों में कर सकते हैं। जैसे मैं जब शिविर में गया था, अध्ययन शिविर करने गया था, तो उसमें बाबा जी ने पूछ लिया कि आप बताइए किस बंधन में। तो मैंने कहा कि मैं तीनों ही बंधन में हूँ सीधा, क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करते तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैंने कहा मैं इच्छा, विचार, आशा तीनों ही बंधन में। आप सब भी जान सकते हैं, कोई इच्छा बंधन में नहीं होंगे, लेकिन विचार बंधन में होंगे। कोई अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानते होंगे, उसी बंधन में होंगे। कोई केवल इच्छा बंधन में होंगे, कोई तीनों में होंगे। ज्यादातर लोग तीनों बंधन में होते हैं। अपनी मान्यताओं को, जो कुछ हमने मान बैठा है, उसको श्रेष्ठ मानना। इसीलिए लोग कहते हैं नहीं आप ये जो बोलते हो पैसे से सुख नहीं मिलेगा, हमको पता है पैसे से ही मिलेगा, आपको कुछ मालूम नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं आप जो ये कह रहे हो कि पैसे से सुख नहीं मिलेगा, पैसे से ही मिलेगा, ये मुझे पता है, आपको कुछ मालूम नहीं। हमने कहा जी भैया बहुत बढ़िया, धन्यवाद, क्योंकि वो मान्यता इतना गहरी है। जैसे एक बार बीच बीच में थोड़ी मसाले भी पड़ने चाहिए ना। एक बार एक गुबरैले और एक भंवरे की दोस्ती हो गई। गुबरैला जान रहे? गुबरैला एक छोटा सा काले रंग का जीव होता है, कीट होता है, जो गोबर को ऐसे गोल गोल करके और ढकेलता रहता है, धक्का मारता रहता है। देखे कोई? वो ऐसे गोबर को ऐसे गोल गोल करके उसको धक्का मारता रहता है, उसको गुबरैला बोलते हैं। और एक भंवरा होता है, भंवरा तो जानते ही हैं, वो क्या करता है, सुगंधित चीजों पे जाके बैठता है, फूल पे बैठता है, भ्रमर फूल पे बैठता है। तो एक बार इन दोनों की दोस्ती हो गई। तो भंवरे ने गुबरैले से कहा तुम कहाँ इसमें गोबर ढकेलते रहते हो, गोबर में पड़े हो, चलो तुमको फूल की खुशबू दिलाते हैं, अच्छा लगेगा तुमको। तो गुबरैले ने कहा अच्छी बात है चलो। तो गुबरैले को वो लेकर के गया और एक फूल पे बिठाया, बोला देखो कितना महक रहा है। तो गुबरैले ने कहा मुझे तो कोई स्मेल आई नहीं रही है, मुझे कोई महक नहीं। बोले अच्छा तुमको नहीं आ रही, तो फिर लाके छोड़ दिया। 2-4 दिन बाद फिर आया, कहा सुनो तुमको अब उससे अच्छे ज्यादा महकने वाले फूल पे ले चल के बिठाते हैं, तब तुमको पहचान में आएगा। तो बोला चलो, उसको लेके गया, एक उससे ज्यादा महकने वाले फूल पे बिठाया। अब वो फूल की भी गंध उसको नहीं आ रही थी। बोला तुमको इसकी भी गंध नहीं आ रही? बोले ना कुछ नहीं आ रही। बोला अच्छा, छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद आया, बोला चलो तुमको इस इलाके की सबसे महकने वाले फूल, जिसकी खुशबू 200-400 मीटर तक जाती है, ऐसे फूल पे बिठाते हैं, तब तुमको लगेगा क्या महकना होता है, तुम तो गोबर में लगे रहते हो। तो बोला चलो, लेके गए, उस पर भी बिठाया। वो बोला मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। तब भंवरे का माथा थोड़ा ठनका। तो गुबरैले से बोला थोड़ा मुंह खोलना अपना। जब गुबरैला अपना मुंह खोला तो उसके अंदर गोबर का टुकड़ा दबाया था और उसी को चूस रहा था। बोला इसको जरा थूको, उसको थूक दिया, निकाल दिया बाहर। उसके बाद एक जो सबसे कम महकने वाला फूल था उस पे ले जाके बिठाया। बोला देखो ये महक रहा? बोला हाँ एकदम महक रहा। तो ये है इच्छा बंधन। अपनी किसी मान्यता को हम दबाए ही है उसको, तो हमको कोई अच्छी चीज भी अच्छी नहीं, हम उसको दबाए हैं, उसको बहुत बड़ा मान के बैठे हैं। अब हम उसी को चूस रहे हैं तो हमको अच्छी कहां से लगेगी? हाँ जी, अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ मानना।
जो कुछ भी हमने मान रखा है उसको श्रेष्ठ मानना। विचार बंधन अपने योजनाओं को श्रेष्ठ मानना, मेरे अंदर जो योजना चलती रहती है उसी को श्रेष्ठ मानना। आशा बंधन मतलब अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानना, यानी अपने निर्णयों को, डिसीजंस को श्रेष्ठ मानना, क्योंकि उसी आधार पे कार्य व्यवहार करते हैं तो कार्य व्यवहार भी लिख सकते हैं। अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानना, अपनी योजनाओं को श्रेष्ठ मानना। तो ये बंधन मुक्त होने के बावजूद भी ये सब तो हो गए, क्या योजनाओं भी होगी, कार्य व्यवहार भी होगा। हाँ, तब योजनाएं आएंगी, ऊपर से आएंगी ना, अभी तो उसकी चर्चा करना बाकी है। जब बंधन मुक्त का मतलब ही है, देखिए विचार का स्रोत तो तुलन है ना, विचार का स्रोत तुलन है, तो जब तुलन में न्याय धर्म सत्य समा गया है तो वो योजना व्यवस्थागत योजना होगी, न्याय आधारित योजना होगी, धर्म आधारित योजना होगी, सत्य आधारित योजना होगी। तो बंधन नहीं है, वो व्यवस्था है। ऐसे मेरी इच्छा चित्रण से नहीं, जब चिंतन से आएगी तो मूल्य और धर्म मतलब मूल्य और व्यवस्था पूर्वक आएगी, तो ये इच्छा बंधन नहीं होगा। फिर मेरे अंदर जो इच्छा है वो हमेशा न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, सत्य पूर्वक जीने की इच्छा होगी। इच्छा में गुणात्मक बदलाव आ जाएगा। अब इसके आधार पर सारा कार्य व्यवहार मेरा जो है वो न्याय धर्म सत्य को ही प्रकट करेगा, वही मैनिफेस्ट होगा। वो उसके लिए अध्ययन और अभ्यास है। तो दृष्टिकोण में बदलाव, दृष्टि में बदलाव, ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो भी हमारा जो करने का काम है वो न्याय धर्म सत्य, दृष्टि में न्याय आ जाना। इसका जैसे भी शिविर में, परिचय शिविर वहां जो चला 9 दिन का हापुड़ में, तो चूंकि वो लोग भी शिविर किए हुए थे और अब अध्ययन में जाना था, तो परिचय शिविर का ओवरव्यू था, तो भी बहुत आराम से चला था, 9 दिन तक चला ना। तो उसमें लोगों ने पूछा कि अभ्यास हम कहां से शुरू करें। तो जीवन तो भी हमको हमेशा होश में रहता नहीं है कि मैं जीवन हूं, मुझे तो ज्यादातर होश में रहता मैं शरीर हूं, तो अभ्यास कहां से करूं। तो मैं उनको बोलता हूं कि अभ्यास आचरण से करना। आचरण में, क्योंकि आचरण में चीजें बाद में आएंगी, लेकिन अभी आचरण में अभ्यास कर सकते हैं। क्या अभ्यास करना है? तो जो चरित्र है उसकी जो 3 चीजें हैं उसको अभ्यास में लेके आइए। स्वधन पे टिके रहना। हम स्वधन का अभ्यास कर सकते हैं। स्वधन यानी, अभी चर्चा आगे होगी लेकिन आप लोग शिविर किए बता ही सकते हैं। स्वधन यानी स्वधन पूर्वक जीना। उसका मतलब स्वधन आप बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि प्रतिफल, पारितोष, पुरस्कार, ठीक है, लेकिन स्वधन पूर्वक जीना, मैंने हमारे जीने में हमेशा स्वधन है, विचार में स्वधन चल रहा है। ये कैसे होगा? इसका अभ्यास कैसे होगा? तो एक तो ये होता है कि हमारा जो रोजगार है, व्यवसाय है, वो स्वधन है कि नहीं। लेकिन अभी जो अभ्यास, अभी रोजगार तो तुरंत बदल नहीं देंगे, व्यवसाय तो तुरंत बदल नहीं देंगे, क्योंकि दूसरा कुछ आता नहीं है, तो भूख की संकट आ जाएगी तो क्या करेंगे। तो इसलिए अभी स्वधन का जो अभ्यास है वो इस ढंग से भी कर सकते हैं, पर धन से मैं प्रभावित हूं कि नहीं, ये भी स्वधन में ही जीना है। जैसे मैं दूसरे की गाड़ी, दूसरे का कपड़ा, दूसरे की साड़ी, दूसरे का मकान, दूसरे की ज्वेलरी, दूसरे का सब चीज, इससे मैं प्रभावित होता रहता हूं, ये भी परधन में ही जीना है। मुझे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रभावित होता रहता हूं, ये परधन में ही जीना है। मैं दूसरे के धन से प्रभावित हूं। धन मतलब संसाधन, कपड़ा से, चश्मे से, पेन से, जूते से, गाड़ी से, बंगला से, ठीक है। उसके घर में गया और उसका किचन देख के मैं बेहोश हो गया, जबकि हमारे भी घर का किचन ठीक ही है। तो कुल मिलाकर के मैं इन चीजों से प्रभावित होता रहता हूं, ये सब परधन में जीना है। मुझे जरूरत है तो अलग बात है, मेरी नीड है वो अलग बात है, लेकिन मैं केवल प्रभावित होकर के बाजार की दौड़ लगा रहा हूं, मैं केवल प्रभावित होकर के सुविधाएं इकट्ठा करने लग गया हूं, ये परधन में ही जीना है। दूसरा होता है स्व नारी स्व पुरुष में जीना।
स्व नारी स्व पुरुष में जीना का मतलब यह है कि हर आदमी हर समय पर नारी पर पुरुष थोड़ी कर रहा है। इतना आसान थोड़ी है, हर आदमी हर समय पर नारी पर पुरुष कर रहा है। भाई सामाजिक बंधन है, नियम कानून है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा करता हुआ तो दिख नहीं रहा पर नारी पर पुरुष, लेकिन मेरे विचार में क्या चल रहा है? अगर विचार में पर नारी पर पुरुष चल रहा है तो इसका मतलब मैं पर नारी पर पुरुष में जी रहा हूं। विचार में तो चल ही रहा है ना, इसका मतलब मौके की तलाश में। तो मेरे विचार में क्या चल रहा है? तो ये अभ्यास की जगह है, इस पर हमारा ध्यान जल्दी जाएगा। तो पर धन का देखना पड़ेगा, मैं स्वधन में हूं या पर धन में हूं। तो स्वधन मेरा रोजगार व्यवसाय होगा, वो तो थोड़ा बाद में हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे उतना तंग नहीं कर रहा है। लेकिन मैं जो पर धन से प्रभावित हो रहा हूं, ये मुझे ज्यादा तंग कर रहा है। तो अभी अभ्यास हमको ये देखना है कि मैं कितना देर पर धन से प्रभावित होता, पर नारी पर पुरुष से मैं कितना प्रभावित होता, मेरी मानसिकता में कितना चलता रहता है पर नारी पर पुरुष। एक्शन में नहीं आ रहा होगा, पर धन एक्शन में नहीं आ रहा होगा, मानसिकता में क्या चल रहा है। पर नारी पर पुरुष एक्शन में नहीं आ रहा होगा, मानसिकता में क्या चल रहा है। इसका अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं, और इसका अभ्यास कृतज्ञता पूर्वक होता है। इसीलिए बाबा जी बोले हैं कि मूल्यों का अभ्यास कृतज्ञता से शुरू होता है। आधार मूल्य तो विश्वास है, लेकिन अभ्यास कृतज्ञता से शुरू होता है। क्योंकि मानव ऐसा प्राणी है धरती का जो कृतज्ञ हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि मानव ही ऐसा है जो अगर गांव में रहता है तो 70% अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है, शहर में रहता है तो 99 से 100% अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर। फिर मानव कैसे कृतज्ञ न होगा? वो ग्रेटफुल ही होगा, क्योंकि वो तो दूसरों पर निर्भर ही निर्भर है। तो हम कृतज्ञता से अभ्यास कर सकते हैं कि जो कोई भी मेरे लिए उत्पादन कर रहा है, मेरे लिए सुविधा प्रदान कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे गर्मी, अभी हापुड़ में शिविर चल रहा था और एक रात में बिजली कट गई, और उस दिन बहुत भयंकर गर्मी थी, और बिजली रात में 10 बजे कट गई, 9:30 बजे ही कट गई। अब इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, वो लगभग उसमें 75 एसी लगे हैं। अब वो जनरेटर से तो चल नहीं सकते। जनरेटर से तो थोड़ी देर चल पाएंगे, अगर बड़ा जनरेटर हाला लगाया है, लेकिन इतना देर कैसे चलेंगे? अब वो सब परेशान, पंखे भी थोड़ी देर में बंद हो गए 12 बजते बजते। ठीक है, जनरेटर से पंखा चलाएं तो फिर उसका अलग कनेक्शन नहीं था। अब दिक्कत हुआ, क्या चीज गई थी? बिजली। वो कौन ठीक करेगा? इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, संजीव त्यागी भैया उस समय दिल्ली गए हुए थे, तो इलेक्ट्रिशियन को वहीं सुला के गए थे कि बेटा तुम आज संस्थान में ही सोना। लेकिन वो फॉल्ट बाहर से था, बाहर कहीं हाई टेंशन का जम्पर उड़ गया था। अब वो तो सरकारी लोग ठीक करेंगे, सरकारी लोग तो रात में मिलते नहीं है, लाइनमैन मिलेगा ही रात में। तो लाइनमैन जिसकी सबसे कम तनख्वाह होती है बिजली विभाग में, पूरा जो बिजली विभाग है उसमें लाइनमैन जो पोल पे चढ़ के काम करता है उसकी सबसे कम तनख्वाह होती है। लेकिन उस समय सबके लिए वो भगवान हो गया था। लोगों ने फोन किया, वो फोन नहीं उठाया, लोग बहुत परेशान थे, यार लाइनमैन आ जाता तो ठीक हो जाता, लाइनमैन आ जाता तो ठीक हो जाता। और लाइनमैन जब सुबह आया तो रात में लोगों ने क्या किया कि एक फेस आ रहा था, तो एक ही बिल्डिंग में ऐसे 2 हॉल थे, तो उसकी एसी चला दिया, तो उसमें गद्दे ले लेके सब लोग उसी में आ गए, एक में हॉल, एक में महिलाएं, एक में पुरुष। कुछ लोग छत पे चले गए कि हवा चल रही है वहीं सो जाएंगे। दशरथ भाई भी उसमें थे। दशरथ भाई अपने कमरे में बोले नहीं मेरा पंखा चल रहा है धीरे धीरे, खिड़कियां मैंने खोल दी है, मैं इसी में सो लूंगा। ठीक है, तो लोग अपना अपना, कोई विरोध में नहीं आया, लेकिन परेशान तो थे गर्मी से सभी लोग। अब क्या है, वो लाइनमैन जो सबसे कम तनख्वाह पाता है, जिसके तरफ हमारा ध्यान भी कभी नहीं जाता होगा, लेकिन उस समय हम कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास कितना भी पैसा है, लेकिन हम गर्मी से तो बेहाल थे। वो लाइनमैन हमारे लिए भगवान स्वरूप हो गया कि काश आ जाता, जरा देखो उसका घर का पता करो, कहां मिलेगा।
तो जब हमको कोई असुविधा होती है तब हमको पता चलता है कि जो लोग हमारे लगे हैं वो कितने बड़े लोग हैं, कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। सामान्यतः हमको पता नहीं चलता। तो जब सुबह लाइनमैन आया और आते ही पोल पे जंपर लगा दिया, उसके बाद आया पूछने के लिए भैया आप ठीक हो गया, सब लोग कहे यार तुम कहाँ चले गए थे रात में बताओ हम लोग कितना झेले, अपना नंबर दे दो। तो बोला कोई बात नहीं सर, मेरा दूसरा नंबर है, संस्थान में अच्छा काम होता हमको पता है, ये मेरा दूसरा नंबर रख लीजिए, वो सरकारी नंबर में उठाता नहीं रात में, तो आप लोग कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा काम। तो बहुत खुश हुए सब लोग। जो जिनके घर पे मेड आती है, मेड काम करती है, तो अपने हाथ से काम करने का अभ्यास खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अब एक दिन अगर मेड बोलती है मैडम मैं ना 2 दिन का थोड़ा छुट्टी करना चाह रही हूँ, अब मैडम का बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। जिस मेड को, अच्छा उस घर में सबसे कम आय का करने वाली मेड ही है। अगर घर के सदस्यों को देखे, भाई मेड भी हमारे घर के सदस्य है ना, अगर घर में खाना बना रही सफाई कर रही है तो घर के सदस्य है कि नहीं है। उसका भी कोई घर होगा, लेकिन वो सहयोगी के रूप में आ रही है तो हमारा संबंध है उससे। तो उस घर में सबसे कम इनकम वाला मेड ही है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि मैडम 2 दिन की छुट्टी चाहिए, अब मैडम का बीपी, तुमको क्या करें, तुमको तो छुट्टी चाहिए होता है, पता नहीं ये मेहमान आने वाले हैं, तुमको आज ही छुट्टी करना था, अब क्या करें, किसी और को रख के जाओ, परेशान हो जाते हैं। तब हमको मेड की अहमियत पता चलती है। नहीं तो हम डांटते ही रहते, तुमने एक काम नहीं ठीक किया, तुमने एक काम नहीं ठीक किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। और जब उसने कह दिया छुट्टी करना है, तब हमको लगता नहीं ये कितनी बड़ी चीज है। तो एक्चुअली जो हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। हमारे मोहल्ले में सफाई हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। वो सफाई करने वाले कितने बड़े लोग हैं। गंदगी कौन किया है? हमने किया है। लेकिन सफाई करके चले गए, हमको पता नहीं, हमारे घर का भी कूड़ा उठ गया, बाहर का भी कूड़ा उठ गया, हमको पता ही नहीं चला। वो कितने बड़े लोग हैं। अगर न उठाए तो दिल्ली में सफाई कर्मियों ने पिछले साल हड़ताल कर दिया, वेतन के मुद्दे को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। पब्लिक बीमार पड़ने लगी क्योंकि अपने हाथ से हम वो कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। अब पता चला वो सफाई करने वाले कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े आदमी हैं। ये तो हमको लगता है बहुत छोटे आदमी है। तो ये समझ में आता है तो हम कृतज्ञता भाव मेरे अंदर आती है। मैं कितना भी पढ़ लिया, अपना पंखा थोड़ी बना पाऊंगा। पंखा बनाना छोटी चीज है, लेकिन अगर खराब हो गया तो परेशान होंगे। अब हमारे पास कई सारी डिग्री है, हम पंखा थोड़ी बना पाएंगे। लेकिन पंखा बनाने वाला नहीं आया तो, और अगर मान लीजिए हम परेशान हैं, पंखा खराब है, उसी समय किसी ने बताया भैया ये पंखे वाले नंबर मिला है, आप फोन करते हैं और उठा के बोलते हैं ठीक है सर आ रहा हूं, आपको बड़ी ताजगी महसूस होती है, मिल गया तो ठीक हो जाएगा। तो वो कितना बड़ा आदमी है, सोचिए ना कितना बड़ा आदमी है वो। हमें उस समय बहुत छोटे आदमी है कि हमको छोटी सी चीज बनाने नहीं आती। तो जितने लोग हमारे लिए लगे हुए हैं उन लोगों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हमको लगता है सब अपने आप हो रहा है। उनसे संबंध को पहचान पाते हैं तो कृतज्ञता पूर्वक हम जी पाते हैं। फिर उनकी गलतियों को भी हम क्षमा कर पाते हैं, क्योंकि कोई मानव जानबूझ के गलती नहीं करता, समझ के अभाव में ही गलती करता है। जब कल चर्चा हुई थी परसों चर्चा हुई थी क्षमा पूर्वक जीना, तो क्षमा पूर्वक जीना तभी हो पाएगा जब हम आदमी को इस दृष्टि से देख पाएंगे कि मानव जानबूझ के गलती नहीं करता, समझ की कमी से ही गलती करता है, तभी हम क्षमा पूर्वक जी पाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर तो इंस्टॉल है, जानबूझ के किया है। अगर किसी ने गलती किया तो हम क्या बोलते हैं, नहीं तुमने जानबूझ के किया है और ये मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के किया। किसको पता है? मुझे पता है। अब ऐसे में क्षमा कहाँ आएगा? तो जब हमको फिट होता है कि नहीं मानव समझ के अभाव में गलतियां करता है, जानबूझ के नहीं करता, तो ही हम क्षमा पूर्वक जी सकते हैं, तो ही हम संबंध को पहचान पाएंगे, तो ही संबंध में हम तृप्ति पूर्वक जी पाएंगे, तो ही सामने वाले के हरास पक्ष से हम प्रभावित नहीं होंगे। हरास पक्ष से प्रभावित नहीं होंगे, उसके जागृति पक्ष से, उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होंगे।
होते ही है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। विकास पक्ष से प्रभावित होना अच्छी बात है, लेकिन ह्रास पक्ष से प्रभावित होते रहना, उससे कुछ नहीं होगा, आपके अंदर ही कोई ह्रास शुरू हो जाएगा। तो एक सूत्र है, पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है। पर गुण गणना से यानी दूसरे के गुणों को देख करके और उसके अपने अंदर उसको पहचानते रहना, करते रहना, इससे विकास होता है। पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है। कड़ी हिंदी तो नहीं है ये। दूसरे को गुणों को पहचानना और उसको अपने अंदर प्रोसेस करना, इसको पर गुण गणना बोलते हैं। तो पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है और पर अवगुण गणना से यानी दूसरों की गलतियों और विकारों के अपने अंदर ले आने से स्वयं का नाश होता है, ह्रास होता है। ह्रास लिख लीजिए या नाश ही लिख लीजिए, स्वयं का नाश होता है। फिर से बोल रहा हूं, पर गुण गणना से आप लिखवा के छोड़ेंगे। समझ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जिस दिन हमको भरोसा होता है कि आदमी समझ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उस दिन से हम आदमी के साथ जीना शुरू कर देते हैं। नहीं तो हमको लगता नहीं, ये तो सुधरेगा ही नहीं, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी नहीं सुधरेगा, तब हम आदमी के साथ नहीं जी सकते। भाई मैं भी मानव हूं, मैं अगर सुधर रहा हूं तो सामने वाला भी मानव है, तो क्यों नहीं सुधरेगा। मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा चला गया, उसका ध्यान अभी कम गया है। मैं इस शिविर से प्रभावित ज्यादा हूं, बाकी शिविर से प्रभावित कम हूं, प्रभावित हूं लेकिन कम हूं। दूसरा वाला दूसरे शिविर से ज्यादा प्रभावित है, इससे थोड़ा कम प्रभावित है या नहीं प्रभावित है, इतनी सी बात है। इस शिविर मतलब ज्ञान का शिविर, जीवन विद्या शिविर ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें जो दृष्टिकोण में बदलाव होता है वो तुलन की दृष्टियों में ही बदलाव होता है। तो अभी हमारे अंदर प्रिय, हित और लाभ की दृष्टियां हैं। जब हमारे अंदर ये 3 दृष्टियां भी सक्रिय होती हैं, न्याय की, धर्म की और सत्य की, ये 3 दृष्टियां जब विकसित होती हैं, इन तीनों से जब विश्लेषण होता है तो हमारे विचार में गुणात्मक परिवर्तन आता है। केवल प्रिय लाभ नहीं, अब प्रिय लाभ छूटा नहीं है, न्याय गुरु मूल्य है, तो प्रिय लाभ न्याय में समा जाता है, धर्म में समा जाता है। तब हमारे विश्लेषण में, हमारे विचार में गुणात्मक बदलाव आता है। तो जैसे ही हमारे अंदर एक साथ कई बटन दब गए, जैसे ही हमारे अंदर ये 3 दृष्टियां चालू होती है, वैसे ही मेरे में एक और क्रिया सक्रिय हो जाती है, जिसको बोलते हैं साक्षात्कार। जिसको बोलते हैं साक्षात्कार। इसको बोलते हैं, यहाँ का ये जो विंडो है, रेड लाइट, ये क्रॉस होता है और यहाँ एक क्रिया शुरू होती है, जिसको बोलते हैं साक्षात्कार। ये क्रिया क्या है? अध्ययन पूर्वक स्वयं में हुई स्वीकृति। अध्ययन मतलब कि मैं जो कुछ भी नियम को पहचान रहा हूं, जिस चीज को देख रहा हूं, वो मेरे में स्वीकार हो रहा है, इसी को साक्षात्कार बोलते हैं। मुझे पहचान में आने लगा। जिसे साक्षात्कार शब्द इसलिए है क्योंकि जो चीजें इंद्रियों की सीमा में नहीं आती, नीचे लिखा भी है, साक्षात्कार क्रम में जीव चेतना से छूटने की स्वीकृति और मानव चेतना को पाने की स्वीकृति दोनों रहता है। क्योंकि 4.5 क्रिया जीव चेतना वाली क्रिया है।
तो इससे छूटने की स्वीकृति रहती है, और ऊपर वाली जो है मानव चेतना, उसको पाने की भी स्वीकृति रहती है। हरा पेन भी है क्या? नीला ही है, चलिए नीले से करते। ये जो ऊपर वाली है ये मानव चेतना वाला ब्लॉक है। तो जीव चेतना से छूटने की और मानव चेतना को पाने की, ये बीच का चूंकि है, ये बीच का है, इसलिए इसका इससे छूटने और इसको पाने की स्वीकृति इसमें बनी रहती है। इसीलिए इसको साक्षात्कार बोलते हैं। साक्षात्कार का मतलब साक्षात आकार। तो जिन चीजों को हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, इंद्रियों से नहीं महसूस कर सकते, उन चीजों का साक्षात्कार होता है। जैसे विश्वास को हम इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, सम्मान को, सुख को, इन सब चीजों को इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, तो इनका साक्षात्कार होता है। यानी ये ज्ञान गोचर है, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। हाँ जी भैया, मैं एक तो हम कहते हैं कि एक 4.5 क्रिया है, दूसरा 10 क्रिया है, उसके बीच की कोई स्थिति नहीं है। पर कभी कभार कुछ ऐसे हम लोगों को देखते हैं जो लगता है कि वो 4.5 क्रिया में फिट नहीं होते और 10 क्रिया में भी फिट नहीं होते। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ऐसे लोग हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी चिन्मयानंद जी है, या महात्मा गांधी जी है। वो लोग प्रिय हित लाभ से कुछ ऊपर उठ चुके हैं ऐसा लग रहा है, पर 10 क्रिया जैसा हो गया वैसा भी नहीं लग रहा है। तो ये कौन सी स्थली को हम पहचान पाते हैं, क्या है? हाँ नहीं, ये जो बड़े नाम लिए इसमें हो सकता है 10 क्रिया भी हो गई हो, प्रमाण में आया हो। हाँ, जैसे अनुभव प्रमाण नहीं आया, प्रमाण कब आता है? जब उसकी परंपरा बनती है। हाँ, राइट। जैसे आदरणीय नागराज जी बोले कि मैं 10 क्रिया संपन्न हूँ, हाँ, ठीक है, उनके आचरण में भी था। लेकिन अगर परंपरा में नहीं आया तो आने वाले समय में कोई गए नागराज जी हुआ करते थे, उसके बाद परंपरा नहीं बनी तो लोग बोलेंगे कोई प्रमाण तो आया नहीं। हो सकता है 10 क्रिया संपन्न हो, ठीक है, 4.5 क्रिया में नहीं हो सकता 10 क्रिया संपन्न हो, लेकिन प्रिय हित लाभ जैसे क्या होता है कि बोध तक हो जाना, जैसे बोध भी हो जाना, मतलब साक्षात्कार होता है तो फिर बोध होता है, अवधारणाएं बनने लग जाती है। ये दोनों साथ साथ ही होता है, अलग अलग नहीं है। अवधारणा, साक्षात्कार के साथ अवधारणा। तो साक्षात्कार जैसे कोई उपलब्धि नहीं है। साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि जो चीजें इंद्रियों की सीमा में थी वो हमको यहाँ पहचान में आ रही थी 4.5 में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इंद्रियों की सीमा में नहीं थी, उसका हमको साक्षात्कार होकर स्वीकृत हो जाता है। तो बोध उसको बोध बोलते हैं, उसको अवधारणा बोलते हैं। जब तक बन रहा अवधारणा है, पूरा हो गया तो बोध है। तो चित्रण तक, जैसे जो भौतिक चीजें हैं उनकी चित्रण तक ही जरूरत है। अभौतिक चीजें हैं तो साक्षात्कार पूर्वक बोध होता है, स्वीकृतियां होती है। हो सकता है स्वीकृतियां हो गई हो, बोध हो गया हो, अनुभव न हुआ, या बोध हो रहा हो तभी वो चले गए, अनुभव न हुआ, ठीक है, अनुभव संपन्न रहे हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो तुरंत अनुभव हो जाता है। साक्षात्कार हुआ तो अवधारणाएं बनना शुरू हो जाती है, यानी जो सत्य है उसकी अवधारणाएं बनना शुरू। निरंतर चीजें हैं, विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की, मूल्य की, सुख की, इसकी अवधारणाएं बनने लग जाती है। जब ये पूरा हो गया तो बोध हो गया। जिस समय बोध पूरा होता है उसी क्षण अनुभव हो जाता है। तो प्रिय हित लाभ नहीं कर रहे थे, लेकिन न्याय धर्म सत्य की दृष्टि तो आ गई थी, लेकिन हो सकता है साक्षात्कार बोध पूरा न हुआ। हमारे घर में भी देखते हैं तो अपने घर में भी देखते हैं तो माता पिता जो है अपने प्रिय हित लाभ में संबंध के मामले में छोड़ देते हैं। तो 10 क्रिया संबंध थोड़ी है, अपने प्रिय हित लाभ को अपने बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 क्रिया संपन्न तो नहीं है ना, बस छोड़ दिया है पकड़ में। जैसे एक डाल छोड़ दिया है, पकड़ में नहीं आया। यहां वो क्या बोलते हैं, छोड़ना नहीं है, किसी नए चीज को पकड़िए, वाला पुराना वाला अपने आप छूटेगा। नहीं तो क्या हुआ, इसको छोड़ दो, फिर हवा में कहां रहेंगे, फिर गिर ही जाएंगे। तो पकड़ नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन छूटा हुआ सा दिखता है। तो ये जो है, जो साक्षात्कार क्रिया शुरू हो पाना, तो दृष्टि में बदलाव से साक्षात्कार क्रिया शुरू होती है। दृष्टि में बदलाव का मतलब प्रिय हित लाभ अब न्याय धर्म सत्य में समा गया है, प्रिय हित लाभ छूट नहीं गया है। जब हम कह रहे हैं कि जीव चेतना
से छूटने की स्वीकृति है। इसका मतलब ये नहीं प्रीहित लाभ अब छूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि मानव चेतना न्याय धर्म सत्य पूर्वक होती है, ये तो पता है, लेकिन प्रीहित लाभ उस न्याय धर्म सत्य में समा गया है। इसको बोल रहे हैं जीव चेतना से छूटना। तो साक्षात्कार की स्थिति में केवल इतना होता है कि जीव चेतना से छूटने की स्वीकृति बन जाती है। ये पूरा तो नहीं है, ये पूरा तो नहीं है, अधूरा ही है, अधूरा ही है, कितना भी करेंगे अधूरा ही रहेगा, इतनी स्वीकृति बन जाती है। और मानव चेतना की सूचना है तो उसको पाने की भी स्वीकृति बन जाती है, नहीं जी जिंदगी तो हमको वही चाहिए। इसका मतलब साक्षात्कार की झलक मिलने लगी। तो उससे क्या होता है, अब जो चित्रण है वो साक्षात्कार पूर्वक होने लग जाता है। तो जो इच्छा हमारी है, अब इच्छा मान्यता से नहीं आ रही। अब इच्छा, पहले आप देखोगे इच्छा मान्यता से आ रही थी, अब इच्छा मान्यता से नहीं आ रही। कहां से आ रही है? साक्षात्कार पूर्वक आ रही है। और साक्षात्कार किनका हो रहा है? निरंतर चीजों का, व्यवस्था की चीजों का, न्याय का, धर्म का, सत्य का। तो ऐसी स्थिति में जो विचार है वो अब आस्वादन जो होता है वो केवल रुचि मूलक नहीं रहता, अब आस्वादन लक्ष्य मूलक हो जाता है। यानी रुचि मूलक मूल्य मूलक में समा जाता है और मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक में समा जाता है। ऐसा होता है। अब मेरा आस्वादन लक्ष्य मूलक हो गया, क्यों? साक्षात्कार शुरू हो गया। एक बार फिर से ध्यान देंगे स्क्रीन पे कि जैसे ही साक्षात्कार शुरू हो जाता है तो साक्षात्कार शुरू होने का मतलब है कि अब मेरा जो चित्रण है वो साक्षात्कार पूर्वक बनने लगा है। अब मेरा स्रोत जो चित्रण का है वो मान्यताओं से नहीं है, कहे सुने से नहीं है, कहीं से भी नहीं आ रहा है। उसका भी आधार, जैसे चयन का आधार आस्वादन, विश्लेषण का आधार तुलन, वैसे चित्रण का आधार अब साक्षात्कार हो गया है। ऐसी स्थिति में जो इच्छा है वो उसके अनुसार बनने लगी है। इसके कारण जो विश्लेषण है वो चूंकि न्याय धर्म सत्य आधारित हुआ, इसलिए मेरा आस्वादन जो 3 प्रकार का आस्वादन है, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, तो इसमें अब रुचि मूलक मूल्य मूलक में समा जाता है और मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक में समा जाता है। यानी हमको मानो लक्ष्य पकड़ में आ गया है। अब मैं लक्ष्य के लिए ही सारा कर रहा हूँ, सारे संबंधों को भी मैं लक्ष्य के रूप में देख रहा हूँ और अपनी रुचियां, खाना पीना पहनना, इसको भी मैं लक्ष्य के अर्थ में देख रहा हूँ। तब भी मैं अच्छा ही कपड़ा पहनूंगा, ऐसा थोड़ा तब मैं बिना कपड़े के रहूंगा या फटा कपड़ा पहनूंगा। तब भी मैं खाना बढ़िया ही खाऊंगा, स्वादिष्ट ही खाऊंगा, क्या दिक्कत? लेकिन अब हमको पता है खाने से कुछ होने वाला नहीं, बस उतना ही होगा, पेट भरेगा, स्वाद आ जाएगा बस, क्योंकि लक्ष्य हमको पता चल गया है कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य मूलक हमारा आस्वादन होता है। उसके कारण अब मेरा चयन जो है वो न्याय धर्म सत्य के विश्लेषण के आधार पर है। यानी अब जो सुख दुख का हमने विश्लेषण किया है, जो तुलन किया है, तोला है, उसका आधार अब न्याय धर्म सत्य है। उसके कारण मेरे आस्वादन अब लक्ष्य मूलक है। उसके कारण मेरा चयन अब उसके आधार पर हो रहा है। तो ये चयन हमारा सुखकारी होगा। इसके कारण जो शरीर से कार्य व्यवहार होगा वो मेरे लिए भी सुखकारी होगा, दूसरे के लिए भी सुखकारी होगा। अब ये चक्कर मारने वाला नहीं होगा कि रोज नई इच्छा, रोज नई इच्छा, रोज नई इच्छा, रोज नई इच्छा, ऐसा नहीं होगा। तो भैया जो अपना न्याय धर्म सत्य है वो लक्ष्य, मानव लक्ष्य के आधारित जो भी है वो न्याय धर्म सत्य है। बिल्कुल, मानव पहचान में आता है तो मानव लक्ष्य पहचान में आता है, मतलब न्याय पहचान में आता है तो मानव मतलब लक्ष्य के आधार में जो भी चीज है वो न्याय धर्म सत्य में है। हाँ, न्याय धर्म सत्य पहचान में आएगा तभी लक्ष्य पहचान में आएगा। तो भैया थोड़ा दोबारा बोलो, न्याय धर्म सत्य आगे स्लाइड पे न्याय आया है। ओके, ठीक है। साक्षात्कार, अब ऐसे चित्रण से तुलन हुआ। अब तुलन जो है सत्य, न्याय धर्म सत्य आधारित हुआ, प्रीहित लाभ उसमें है ही, समा ही गया है। ऐसा विश्लेषण, ऐसा विचार, इसके आधार पे आस्वादन अब केवल और केवल लक्ष्य मूलक होता है।
उसमें रुचि मूलक और मूल्य मूलक उसमें समा जाता है। ऐसा चयन, ऐसा आशा, इसके आधार पे हमारी जो कल्पना है उस कल्पना में गुणात्मक बदलाव आ गया। अभी जो कल्पना था, एक कल्पना जो इच्छा विचार आशा के आधार पे कहीं से भी आती है, अब इसमें गुणात्मक बदलाव आ गया। अब शरीर से जो कार्य व्यवहार होगा वो मेरे लिए भी सुखकारी होगा, दूसरे के लिए भी सुखकारी होगा। अब अगर देखें उसी प्यारे न्याय पे, अगर देखें तो साक्षात्कार जो है उसमें क्या पहचान में आता है, तो कुल 30 मूल्य है जो साक्षात्कार में पहचान में आते हैं। 30 मूल्य है जो साक्षात्कार में पहचान में आते हैं। इन्हीं मूल्यों को अपनी जिंदगी में ले आना, इन्हीं मूल्यों का निर्वाह करना न्याय पूर्वक जीना कहलाता है। तो इन मूल्यों को पहचानना और इनका निर्वाह करना, पहचानते हैं इसके लिए अध्ययन है, निर्वाह करते हैं यही आचरण है। तो इन 30 मूल्यों को पहचानना, इनको निर्वाह करना, तो पहचानने का काम साक्षात्कार पूर्वक ही होगा, क्योंकि ये इंद्रियों से एक भी मूल्य पहचान में नहीं आता, इंद्रियों का विषय ही नहीं। ये सारे मूल्य जो है वो इंद्रियों के विषय नहीं है, ये पूरा का पूरा ज्ञान गोचर है, ज्ञान गोचर है, ज्ञान से पहचान में आते हैं, यानी साक्षात्कार पूर्वक ही पहचान में आते हैं। तो साक्षात्कार इन मूल्यों का ही होगा। अब इसमें आते हैं तो अस्तित्व में 2 प्रकार की वास्तविकताएं हैं। एक इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर यानी इंद्रियों द्वारा आंशिक रूप से पहचानी जाती है। अब देखिए, इंद्रिय गोचर जो है वो भी इंद्रियों द्वारा आंशिक रूप से ही पहचानी जाती है। जैसे पेन क्या है, इंद्रिय गोचर है कि नहीं है? है। तो इंद्रियों से इसका क्या पहचान में आ रहा है? रूप पहचान में आ रहा है, और गुण भी पहचान में आएगा। इसका गुण क्या है? गुण मतलब इसकी उपयोगिता क्या है? लिखना क्या चीज होता है? लिखना क्या चीज होता है? तो इसको पहचान में आ रहा है कि ये जो पेन है इसके अंदर ऐसा लिक्विड है, और वो लिक्विड जब पेन को ऐसे करते हैं तो लिक्विड इसके टिप पे आ जाता है, और वो लिक्विड किसी सरफेस पे जाके चिपक जाता है। उसको जो चिपकने का गुण है उसके कारण हम इससे लिख सकते हैं। इसका गुण क्या है? ये लिक्विड किसी सरफेस पे चिपक जाता है। जैसे पेन को इस सरफेस पे चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, इसको भी रगड़ेंगे कुछ नहीं चिपकेगा, ये इसका कवर भी नहीं चिपक रहा है, लेकिन इसका लिक्विड चिपक रहा है। इसका लिक्विड सरफेस पे चिपक जाता है तो लिखने के काम आता है। ये भी हम इंद्रियों से देख सकते हैं। तो रूप इंद्रियों से देख सकते हैं, गुण इंद्रियों से देख सकते हैं, लेकिन स्वभाव और धर्म इंद्रियों से पहचान में नहीं आता। इंद्रिय गोचर चीजों का भी इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव क्या है? अभी इंद्रियों से पहचान में नहीं आएगा। इसका धर्म क्या है? तो हर इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ होती है। भैया नीला पेन, अच्छा हमें लगा कि ये पकड़ेंगे। रूप गुण स्वभाव धर्म, ये हर इकाई में होता है। तो इंद्रियों से हम बहुत करेंगे तो रूप गुण को पहचान पाते हैं, बस। स्वभाव धर्म इंद्रियों से पहचान में नहीं आता। इसका स्वभाव क्या है? तो अब स्वभाव पहचानने के लिए ये किस अवस्था की इकाई है उसमें जाना पड़ेगा। ये किस अवस्था की इकाई है? पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था का स्वभाव क्या है? अभी अध्ययन से पहचान में आता है, इंद्रियों से पहचान में नहीं आता। तो इसका स्वभाव होता है संगठन और विघटन। संगठन और विघटन इसका स्वभाव है। यानी इसको आप गला देंगे तो विघटित हो जाएगा, किसी सांचे में ढाल देंगे फिर ये पेन के आकार में संगठित हो जाएगा। ये इसका स्वभाव है। ये पहचानना पड़ता है, ये इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, ये इसका नियम पहचानना पड़ता है। तो नियम जो है वो इंद्रिय गोचर नहीं होता, उसका अध्ययन करना पड़ता है। फिर धर्म इसका पहचानना है। देखिए इसका धर्म क्या है? तो वो भी अवस्था में ही जाना पड़ेगा। किस अवस्था की इकाई है? पदार्थ अवस्था का धर्म क्या होता है? होना, अस्तित्व।
यानी इसको खत्म नहीं कर सकते आप, इसको काट पीट के गला के कुछ भी कर ले, इसका रूप बदल देंगे, खत्म नहीं कर सकते। इसको कंप्रेस कर देंगे, इतना ही होगा, लेकिन मास तब भी रहेगा, मात्रा इसकी रहेगी रहेगी, यानी अविनाशी है, ये नाश नहीं कर सकते इसका। ये इसका धर्म है, होना इसका धर्म है, अस्तित्व इसका धर्म है। तो अब स्वभाव धर्म का अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए बोल रहे हैं इंद्रिय गोचर जो है, इंद्रिय गोचर इंद्रियों द्वारा आंशिक रूप में पहचाना जाता है। तो कोई भी चीज पूरा इंद्रिय गोचर नहीं है, भौतिक चीजें भी 100% इंद्रिय गोचर नहीं है, रूप और गुण ही इंद्रिय गोचर है। जैसे जो रूप है वो पहचान में आता है आंख से, लेकिन गुण पहचान में आएगा परस्परता से। जैसे मैं वो पेन क्यों फेंक दिया, अभी मैं दोनों पेन लिया हूं हाथ में, ठीक है, ये दोनों नीले पेन है, ठीक। अब इसमें से आप, ये दोनों क्या है, पेन, इसमें से कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, कैसे आप बता पाए? अभी आप क्या लगा रहे, अनुमान लगा रहे, अनुमान लगा रहे। तो गुण का पता रूप देख के नहीं हो सकता। अब इसको परस्परता में गुण पहचान में आता है, किसी के साथ इसको व्यवहार करना पड़ेगा। सरफेस पे ले आएंगे तो बोलेंगे भैया ये वाला, अब जो लोग इसको गेस कर रहे थे उनका गेस तो गया, क्यों, परस्परता आई। तो फिर दूसरे से देखे, ये चल रहा। तो परस्परता में ही गुण पहचान में आता है। आप देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका गुण कहां पता चलेगा, जब आप मेरे साथ व्यवहार कोई करेंगे तब गुण पता चलेगा। तो गुण हमेशा परस्परता, जैसे यहाँ कोई खाने वाली चीज रखी हुई है और वो आप देखे नहीं है, अब आपको बताया गया कि खाने वाली चीज है, तो उसका कोई रूप होगा, गोल होगा, लंबा होगा, चौकोर होगा, घनाकार होगा, कुछ रूप होगा, वो आप देख रहे हैं। अब आप जान पाएंगे खट्टी है, मीठी है या तीखी है, कैसी है, रूप देख के नहीं जान सकते। अब क्या करना पड़ेगा, उसको जीभ पे रखना पड़ेगा, उसको जीभ पे रखना पड़ेगा। तो जब उस पदार्थ की जीभ की परस्परता आएगी तब बोलेंगे अरे ये तो खट्टा है या मीठा है। तो गुण हमेशा परस्परता में पता चलता है। तो लेकिन परस्परता जो है वो भी कोई वस्तु ही है, इसलिए रूप गुण इंद्रिय गोचर है। जैसे गुण इंद्रिय, जीभ भी इंद्रिय है, तो किसी चीज को इंद्रिय पे रखे तो इंद्रिय गोचर, इंद्रियों से पहचान लिए मीठा है खट्टा है। लेकिन अब उसका स्वभाव क्या है, अभी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा किस अवस्था की इकाई है। अब ये क्या है, अभी ज्ञान जा रहा है ना। अब आप कह रहे कि जिस अवस्था की इकाई है, अब ये इंद्रिय गोचर नहीं है, अब ये ज्ञान गोचर है कि अवस्था का नाम आप ले रहे हैं। अच्छा, पदार्थ अवस्था की है, हाँ मैंने सुन रखा है कि पदार्थ अवस्था ये पदार्थ ही है, ठीक। तब फिर बोलेंगे इसका जो स्वभाव है वो संगठन विघटन है। मैं इसको खाऊंगा, अभी तो इसका कोई रूप है, मैं खाऊंगा तो इसका रूप बिगाड़ दूंगा, खत्म हो जाएगा, फिर हाथों में जाएगा, जो उसको लेना लेगा, बाकी बाद में निकल जाएगा। फिर संगठित होगा ये, जब फिर इसको उसी रूप में आएगा, फिर ये कभी दूध बनेगा, फिर कभी उसका मतलब फिर ये संगठित हो जाएगा, फिर ऐसी मिठाई बनेगी। उसी से बनेगी कोई जरूरी नहीं, हो सकता बन भी जाए। मान लीजिए उससे ही कोई पदार्थ बना और उससे कोई कोशिका बन गई, उस कोशिका को गाय ने खाया, उसी खाने के कारण दूध बना और फिर उससे बाद में फिर मिठाई बन गई। तो संगठन विघटन ये उसका स्वभाव है। धर्म क्या है, वो नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भौतिक चीजें हैं वो सभी इंद्रिय गोचर जो है वो भी आंशिक ही है, कोई चीज पूरा इंद्रिय गोचर नहीं होती। दूसरी जो चीजें हैं वो ज्ञान गोचर है। ज्ञान गोचर का मतलब ज्ञान द्वारा ही पहचानी जाती है, यानी केवल समझ में आ सकती है। जैसे जीवन, ये इंद्रिय गोचर नहीं है, जीवन इंद्रियों से पहचान में नहीं आएगा। हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान गोचर। तो दो प्रकार की सच्चाइयां अस्तित्व में है, एक वो जो इंद्रिय गोचर है लेकिन आंशिक रूप से, पूरा इंद्रिय गोचर कुछ भी नहीं है, तो इंद्रिय गोचर है आंशिक रूप से। अब दूसरा ज्ञान गोचर है, ज्ञान गोचर है तो ज्ञान गोचर है।
इस प्रकार की 2 प्रकार की सच्चाइयां अस्तित्व में है। अब न्याय क्या होता है, जो आप चर्चा कर रहे थे, तो न्याय क्या है? तो न्याय को पहचानना पड़ता है, न्याय का ही अध्ययन होता है। संबंधों के नाम लेना तो हमारे अभ्यास में आ गया है, जैसे मम्मी, पापा, भैया, टीचर, ठीक है, ड्राइवर, कंडक्टर, प्रिंसिपल, ऑफिस के बॉस, ठीक है, ये सब नाम हमको पहचान में आ गए। लेकिन संबंधों के प्रयोजन को पहचानना अभी शेष है। किस लिए है वो? पर्पज क्या है? तो संबंधों का प्रयोजन है व्यवस्था में जीना। ये संबंधों का प्रयोजन है, मतलब अभी इसको एक लाइन में बात करनी हो तो इतना ही कह सकते हैं कि संबंधों का प्रयोजन व्यवस्था में जीना है। क्योंकि संबंध जो है अस्तित्व सहज है। संबंध अस्तित्व, हाँ जी नमस्कार, ध्यान जा रहा है? संबंध अस्तित्व सहज है। इधर गर्मी हो रही है क्या? ये साइड नहीं आ रही है हवा। अच्छा, ये इधर लगा उधर लगा है, उधर तो कुछ जुगाड़ है नहीं, तो इधर आगे आ जाइए, आगे कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तो संबंध जो है अस्तित्व सहज है, मतलब अस्तित्व में संबंध है, तो संबंध बनाना नहीं है। संबंध बनाना नहीं, संबंध है, तो फिर क्या करना है? पहचानना है, संबंध को पहचानना। इसलिए बोले कि संबंध है, अस्तित्व में है, तो जो है उसके पर्पज को पता करना होता है। वो क्यों है उस प्रश्न में जाएंगे तो जाते ही रहेंगे, लेकिन पर्पज पता चल जाएगा तब पता चलता है क्यों है। उस पर्पज को, मतलब संबंध है, कहां से आया, कैसे हुआ, इसमें जाने के बजाय संबंध का पर्पज क्या है, तो संबंध का पर्पज है व्यवस्था में जीना। जैसे परिवार में संबंध है, इसका क्या उद्देश्य है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बढ़िया से तालमेल पूर्वक, खुशी पूर्वक जीने लगे। यही संबंध का पर्पज है, और क्या पर्पज है? बाकी तो सब खाना पीना है, वो तो बिना परिवार के भी हो जाएगा। खाना पीना परिवार में मिलता है, दुकान से भी मिल जाएगा। जैसे भोजन जो भी 2 विधियों से बनता है, परिवार विधि और व्यापार विधि। भोजन 2 विधि से बनता है, परिवार विधि और व्यापार विधि। परिवार विधि में पोषण सुनिश्चित रहता है, व्यापार विधि में लाभ सुनिश्चित रहता है। लाभ कैसे ज्यादा होगा, इसलिए उसमें स्वाद का ध्यान ज्यादा दिया जाता है, पोषण का थोड़ा कम दिया जाता है। स्वादिष्ट क्यों बनाते हैं? अच्छा, हम आदमी कैसे हैं, संबंध को कैसे पहचानते हैं? जैसे घर में गए तो बोलते हैं यार आज ना थोड़ा कुछ होटल जैसा सब्जी बनाओ। कैसा? होटल जैसा कुछ सब्जी बनाओ। अच्छा जी, बन गया। होटल में गए तो क्या बोलते हैं? कोई घर जैसी सब्जी। ऐसे ऐसे हम धक्के खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं हम ढूंढ क्या रहे हैं। घर में होटल ढूंढ रहे हैं, होटल में घर ढूंढ रहे हैं। जय हो, नमस्कार। वही चीज गुजरात में होती है। अच्छा, गुजरात में होती है तो मतलब पंजाबी और ये चाइनीज ढूंढते खाते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो गुजराती थाली बाहर गए तो गुजराती थाली ऑर्डर करते हैं, दुकानें खोजते हैं गुजराती कहाँ मिलेगा। बढ़िया, तो थाली और खाना का नाम सुन के परम भाई ऐसे कर रहे हैं।